आज हमारा विषय है पुष्कर नवांश। ये लोगों की डिमांड आई थी कि गुरुजी पुष्कर नवांश पर वीडियो बनाए, तो मैं आज आप लोगों के लिए पुष्कर नवांश लेकर आऊं। आप सभी जानते होंगे नवांश शब्द का अर्थ है नौवां अंश, एक राशि का नौवां अंश। एक राशि 30 अंश की होती, उसमें नौवां अंश यानी नौवां भाग। तो एक भाग 3 अंश 20 कला का होता है। तो प्रत्येक भाग 3 अंश 20 कला के होते हैं। तो एक राशि में यानी 30 अंश में 9 नवांश बनते हैं। नवांश पर 4 वीडियो में पहले दे चुका हूं। आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो ये 9वां नवांश, अब ये जो 9 शब्द है कुंडली में, 9वां भाव धर्म और भाग्य का होता है। तो जो नवांश कुंडली है ये वास्तव में हमारी भाग्य क्या है, वो भाग्य को बताती है। लग्न कुंडली में ग्रहों की जो भी स्थितियां हैं, जीवन में कौन कौन सी अच्छी अथवा बुरी घटनाएं घटेंगी, उनकी संभावना बताती है लग्न कुंडली। लेकिन नवांश कुंडली आपकी भाग्य का सही दर्पण दिखाती है। नवांश कुंडली लग्न कुंडली के जो ग्रह योग हैं उनकी पुष्टि करती है। जैसे लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच का है, अब नीच का ग्रह कमजोर और दुर्बल हो जाता है, कुछ बुरे फल दे सकता है। अगर यही नीच का ग्रह नवांश कुंडली में उच्च का हो जाता है तो फिर ऐसा ग्रह अच्छे फल देता है। यानी कि निर्णय हम नवांश कुंडली से करते हैं। लग्न कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है और नवांश में नीच हो गया तो हम उसे नीच ही मानेंगे और उसी के अनुसार फल कथन कहेंगे। यानी कि निर्णय नवांश कुंडली से ही लिया जाता है, इसलिए नवांश कुंडली का बहुत महत्व है। अब नवांश कुंडली के बारे में तो पहले मैं 4 वीडियो दे चुका हूं। आज अब ये पुष्कर नवांश। पुष्कर नवांश प्रत्येक राशि में कुछ ऐसे अंश होते हैं जिन अंशों को पुष्कर नवांश कहा जाता है। पुष्कर शब्द ही स्वयं में बहुत ही पवित्र और शुभ शब्द है, जिसका ये संकेत देता है। तो प्रत्येक राशि में 12 राशियां हैं। प्रत्येक राशि में 2 ऐसे अंश होते हैं, 2 भाग ऐसे होते हैं। प्रत्येक भाग जो है वो 3 अंश 20 कला का होता है। तो 2 ऐसे भाग होते हैं प्रत्येक राशि में जो पुष्कर नवांश कहलाते हैं। तो इस तरह से 12 राशियां हैं और एक राशि में या प्रत्येक राशि में 2 पुष्कर नवांश हुए, तो 12 राशियों में 24 पुष्कर नवांश होते हैं। और ये नवांश जो पुष्कर नवांश है, इनके स्वामी, उस राशि के स्वामी हमेशा शुभ ग्रह होते हैं।
शुभ ग्रहों में सर्वप्रथम गुरु सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। इसके बाद शुक्र को भी नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है। ये दो बहुत ही शुभ ग्रह हैं। फर्स्ट नंबर में गुरु, सेकंड नंबर में शुक्र, और फिर थर्ड नंबर में बुध और चंद्रमा का नंबर आता है, क्योंकि ये डामाडोल होते हैं, कभी शुभ और कभी अशुभ हो जाते हैं। इसलिए है तो शुभ ग्रह, लेकिन उतने नहीं जितने कि गुरु और शुक्र। तो ये जो पुष्कर नवांश होते हैं, 24 नवांश, इसमें ये हमेशा शुभ ग्रह, इन्हीं ग्रहों की राशि में ही पुष्कर नवांश होते हैं। राशियां इन्हीं ग्रहों की होंगी नवांश कुंडली में। तो गुरु की राशि में 9 पुष्कर नवांश होते हैं। शुक्र की राशि में भी 9 पुष्कर नवांश होते हैं, और बुध एवं चंद्रमा की राशि में केवल 3 पुष्कर नवांश होते हैं। तो ये 9 9 18 और ये 6 24 नवांश हो गए। तो 24 के 24 नवांश केवल शुभ ग्रहों की राशि में होते हैं। सूर्य, मंगल, शनि, इनकी राशि में कोई भी पुष्कर नवांश नहीं होता है, क्योंकि ये क्रूर एवं अशुभ ग्रह माने जाते हैं। अब पुष्कर नवांश आपकी कुंडली में, जो लग्न कुंडली में जो लग्न है, लग्न के भी अंश होते हैं। तो लग्न भी आपका पुष्कर नवांश में हो सकता है। शेष जो ग्रह हैं वो भी पुष्कर नवांश में हो सकते हैं। आपकी कुंडली में जितने अधिक ग्रह पुष्कर नवांश में होंगे, आपकी भाग्य यानी आप उतने ज्यादा भाग्यशाली होंगे। पुष्कर नवांश में राहु और केतु भी होते हैं, लेकिन राहु कभी भी वृषभ राशि या दूसरे भाव में पुष्कर नवांश में नहीं होता है। अन्य सभी ग्रह 9 के 9 ग्रह पुष्कर नवांश में होते हैं, और फिर लग्न भी पुष्कर नवांश में होता है। तो आपकी कुंडली में जितने अधिक ग्रह पुष्कर नवांश में होंगे, आप उतने ज्यादा भाग्यवान होंगे। पुष्कर शब्द का अर्थ क्या है? पुष्कर शब्द का अर्थ है पालन करने वाला, पोषण करने वाला, सुख देने वाला, भाग्य को परिवर्धित करने वाला, कमजोरी को दूर करने वाला, समर्थन देने वाला, सुख देने वाला, ये पुष्कर शब्द के अर्थ हैं। तो जो ग्रह पुष्कर नवांश में होता है, उसमें ये सभी गुण पाए जाते हैं। जो ग्रह पुष्कर नवांश में होता है, उस ग्रह के जो कारकत्व हैं, उन कारकत्वों की, शुभ कारकत्वों की बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। जैसे गुरु धन का कारक है, तो यदि गुरु पुष्कर नवांश में है, तो ऐसा गुरु
बहुत ज्यादा धन देता है। शुक्र शुक्र का जो कारकत्व है वो लग्जरी, ऐश्वर्य और प्रेम, विवाह, ये सब उसके कारकत्व हैं। तो इन शुभ कारकत्वों की वृद्धि हो जाएगी और बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगी। बुद्ध का कारकत्व शिक्षा है, बुद्धि है, विवेक है। बुद्धि विवेक बहुत तीव्र हो जाएगी, शिक्षा बहुत ऊंचे दर्जे की होगी। बुद्ध भी धन देता है। तो इस तरह से कोई भी ग्रह हो, राहु केतु ही क्यों ना हो, राहु केतु शनि मंगल, ये सभी अशुभ ग्रह हैं। तो इनके जो शुभ कारकत्व हैं, ऐसा तो है नहीं कि राहु केतु ये केवल बुरे फल ही देते हैं, ये बहुत अच्छे शुभ फल भी देते हैं। तो जो इनके शुभ कारकत्व हैं उनकी वृद्धि हो जाएगी और बहुत ज्यादा मात्रा में। अच्छा, लेकिन एक शर्त है कि कोई भी ग्रह जो पुष्कर नवांश में स्थित है, वो नवांश कुंडली में लग्न कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव की राशि में नहीं होना चाहिए। पुष्कर नवांश में स्थित ग्रह नवांश कुंडली में लग्न कुंडली के 6, 8, 12 भाव की राशि में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि कर्क लग्न है आपकी, तो कर्क लग्न में छठे भाव में गुरु की धनु राशि होगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, गुरु शुभ ग्रह है, लेकिन इसके बावजूद यदि कोई ग्रह कर्क लग्न में छठे भाव की धनु राशि में नवांश कुंडली में जाता है तो ये अच्छा नहीं होगा। कर्क लग्न में ही अष्टम भाव में शनि की राशि कुंभ पड़ती है। कर्क लग्न में ही द्वादश भाव में बुध की मिथुन राशि पड़ती है। तो मिथुन राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, ये 6, 8, 12 भाव की राशियां हैं। तो नवांश कुंडली में इन राशियों में नहीं जाना चाहिए। अगर इन राशियों में पुष्कर नवांश में कोई ग्रह स्थित है, ध्यान दीजिएगा, है तो पुष्कर नवांश में, किंतु लग्न कुंडली के 6, 8, 12 भाव की राशि में है नवांश कुंडली, तब भी उसके जो कारकत्व हैं उनकी वृद्धि होगी, तब भी होगी। जैसे गुरु है, धन तब भी वो बहुत देगा, लेकिन अब इन भावों के जो 6, 8, 12 भाव हैं, इन भाव के बुरे फल भी देगा। जैसे छठा भाव रोग का भाव, तो बीमारी देगा। छठा भाव मृत्यु का है, तो परिवार जन में से किसी की मृत्यु का दुख भी सहना पड़ सकता है। बहुत बड़े एक्सीडेंट का भी ये भाव होता है, अष्टम भाव षड्यंत्र का भाव भी होता है। ये चीजें भी जुड़ जाएंगी साथ में। द्वादश भाव जेल का है, हॉस्पिटलाइज होने का है, हानि का है, व्यय का है, तो ये चीजें भी साथ में जुड़ जाएंगी। तो इसलिए जो ग्रह पुष्कर नवांश में है वो तब भी अपने अच्छे फल देगा
किंतु इन भावों की राशि में है तो इनके भी अशुभ फल देगा। ये अंतर है, इस बात को ध्यान रखना होगा। अब ये जो 24 पुष्कर नवांश होते हैं, ये मैंने आपको बताया कि गुरु की राशि में 9 नवांश, 9 पुष्कर नवांश, शुक्र की राशि में 9 पुष्कर नवांश, बुध और चंद्रमा की राशि में 3 पुष्कर नवांश। इस तरह से 24 पुष्कर नवांश हो गए। इन 24 पुष्कर नवांश में 3 ऐसे पुष्कर नवांश हैं जो साथ ही वर्गोत्तम भी होते हैं। और वो कौन से हैं? यहां मैंने निशान लगा रखा है लाल रंग से। ये धनु में, धनु राशि ये लिखी है, धनु राशि में 9वां नवांश, 9वां नवांश शुरू होता है 26 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश तक। तो धनु राशि में 9वां नवांश, ये पुष्कर नवांश तो है ही, साथ ही साथ ये वर्गोत्तम नवांश भी है। इसी तरह फिर वृषभ राशि में, वृषभ राशि में 5वां नवांश, यानी कि 13 अंश 20 कला से 40 अंश 16 कला तक। ये नवांश की राशि लिखी हुई है, ये लग्न कुंडली की राशि नहीं है, ये नवांश कुंडली की राशि है। अगर ये जो है अग्नि तत्व की राशियां हैं तो मेष सिंह धनु में 7वां और 9वां नवांश पुष्कर नवांश कहलाता है। इनमें से जो 9वां नवांश है वो केवल धनु राशि में केवल वही वर्गोत्तम होता है। इसी तरह वृषभ राशि में 5वां नवांश 13 अंश 20 कला से 40 अंश 16 अंश 40 कला के बीच, ये भी वर्गोत्तम नवांश। इसी तरह कर्क राशि में पहला नवांश 0 से लेकर 3 अंश 20, तो ये वर्गोत्तम नवांश है। तो एक तो पुष्कर नवांश ही बहुत शुभ नवांश है, और ऊपर से अब ग्रह वर्गोत्तम नवांश में चला गया तो ये इसमें और भी ज्यादा शुभता आ गई, और भी ज्यादा बलवान हो गया फल देने के। तो ये 3 वर्गोत्तम पुष्कर नवांश है। अब इस चार्ट को समझ लेते हैं। अब तक तो मैंने पुष्कर नवांश के बारे में बताया कि पुष्कर नवांश है क्या और इसका महत्व क्या है। ये जितने ज्यादा आपकी कुंडली में होंगे उतने ज्यादा आप भाग्यवान होंगे। और पुष्कर शब्द का अर्थ भी मैंने बताया। आप लोग यदि मेरा वीडियो देखते हैं तो अब आपको बताऊं कि ये जो चार्ट मैंने बनाया या कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसमें हमें कुंडली वगैरह सब बनानी पड़ती है। 1 घंटे तो इसमें लग जाता है। इसके बाद फिर इसकी एडिटिंग करने में 3 घंटे लगते हैं। फिर हम इसे जाकर के YouTube में डालते हैं। एडिटिंग दूसरा व्यक्ति करता है, उसको पैसा देना पड़ता है। मैं अपने चैनल में कभी भी किसी को नहीं कहा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी नहीं कहा कभी। और यही कारण है कि मेरा चैनल 5 वर्षों में भी मोनेटाइज नहीं हो सका। न लाइक कोई करता है क्योंकि मैं कहता नहीं। तो क्या मेरे कहने से आप लाइक करें? क्या आपको मेरा परिश्रम अच्छा नहीं लगता है या मेरी वीडियो
आपको अच्छे नहीं लगते। बेशक मैं सनसनी मचाने वाले झूठे वीडियो नहीं देता हूं कि अब गोचर में शुक्र यहां आ गया, गुरु यहां आ गया, तो अब इन राशि वालों के बल्ले बल्ले पैसा पानी की तरह बरसेगा। ऐसे मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, झूठे वीडियो नहीं बनाता हूं। मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता हूं वो बिल्कुल 100% सत्य होता है। मैं किसी से नहीं कहता। अब मुझ पर दबाव बनता जा रहा है, तो क्या मैं आप लोगों से कहूं कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उससे मुझे समर्थन मिलेगा। मैं कर्म तो करता आ रहा हूं, लेकिन अगर ये सब कुछ करने के बाद और बिल्कुल भी लाइक ना मिले, व्यू ना मिले, सब्सक्राइबर ना मिले, तो कहीं ना कहीं निराशा तो होती है। तो बस मुझे इतना ही कहना था। अब आगे आपकी इच्छा है। तो इस चार्ट में आते हैं कि पुष्कर नवांश किन किन राशियों में और किन किन अंशों पर होते हैं। ये जानकारी आपको होगी तभी आप समझ पाएंगे और देख पाएंगे। तो पुष्कर नवांश, यहां पर देखिए लिखा है तत्व। राशियां 4 तत्व की होती हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल तत्व की। प्रत्येक तत्व की 3 राशियां होती हैं। प्रत्येक तत्व में 3 राशियां होती हैं। तो इस तरह से 4 तत्व में 3 चौक 12 राशियां आ गई। अब अग्नि तत्व की जो राशियां हैं वो मेष को देखिए हम 1 अंक से लिखते हैं। मैंने यह भी लिख दिया है, 1 से लिखते हैं। सिंह को हम 5 लिखते हैं, धनु को हम 9 लिखते हैं। तो ये अग्नि तत्व की राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु। अगर इन राशियों में से किसी राशि का आपका लग्न है, यानी लग्न में मेष राशि है या सिंह राशि है या धनु राशि है, तो आप उसके अंश देखिए, लग्न के अंश। अगर लग्न के अंश 20 अंश से लेकर 23 अंश 20 कला के बीच में है, तो ये आपका लग्न पुष्कर नवांश में है। और या फिर 26 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश के बीच में है, तब भी ये पुष्कर नवांश में है। और अगर ये अंश है आपके लग्न के, तब तो ये पुष्कर नवांश भी हो गया और वर्गोत्तम नवांश भी हो गया। ये बहुत अच्छा हो गया। तो ये तो मैंने लग्न के बारे में कहा है। इन लग्न आपकी जो भी है, मेष, सिंह, धनु या वृष, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक, मीन, सभी के अंश ये सामने दिए हुए हैं। तो अगर इन अंशों पर आपका लग्न है तो फिर आपका लग्न पुष्कर नवांश में है। और अब लग्न के अलावा किसी भी राशि में वो राशि कहीं भी हो, उस राशि में यदि इन अंशों पर कोई भी ग्रह बैठे हो, जैसे मान लीजिए कि कन्या राशि है, कहीं भी हो आपकी कुंडली में, और कन्या राशि में मान लीजिए कि 3 ग्रह बैठे हुए हैं, शनि, मंगल, चंद्र, तो कन्या राशि में 6 अंश 40 कला से लेकर 10 अंश 40 कला तक, अगर ये 3 में से कोई भी ग्रह होगा, उसके अंश ये होंगे।
तो वो पुष्कर नवांश में होगा। और अगर इसी कन्या राशि में यदि 13 अंश 20 कला से लेकर 16 अंश 40 कला तक है तो भी वो पुष्कर नवांश में होगा। वो वर्गोत्तम नवांश नहीं होगा। वर्गोत्तम नवांश केवल वृष में, जैसे ये यहां पर अगर कन्या में है तो जो 5वां नवांश है, अब 5वां नवांश का मतलब ये होता है 13-20 से लेकर 16-40 तक। अगर कोई ग्रह बैठा है कन्या राशि में, कन्या में, वृष में, मकर में, किसी में भी, इन तीन में से किसी में भी, तो वो 5वें नवांश में है। और 5वां नवांश वर्गोत्तम नवांश भी है, पुष्कर नवांश भी है। और ऐसा ग्रह वृष राशि में जाएगा नवांश कुंडली में। ऐसा ग्रह चाहे वो वृष राशि में स्थित हो, लग्न कुंडली की वृष राशि में स्थित हो, कन्या में हो या मकर में हो, लेकिन अगर इस अंश से इस अंश के बीच है तो वो जाएगा वृष राशि में ही नवांश कुंडली के। और अगर इन अंशों के बीच में है तो फिर वो मीन राशि में जाएगा नवांश कुंडली में। ये नवांश कुंडली की राशियां हैं और ये लग्न कुंडली की राशियां हैं। तो मेष, सिंह, धनु ये तीनों राशियां अग्नि तत्व की हैं और इन तीनों का नियम एक ही है। 20 अंश से 23 अंश 20 कला के बीच पुष्कर नवांश होगा, और या फिर 26 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश के बीच कोई ग्रह स्थित है तो वो पुष्कर नवांश में होगा। इन अंशों के बीच है तो नवांश में तुला राशि में जाएगा, और अगर इन अंशों के बीच है तो नवांश में धनु राशि में जाएगा। लग्न कुंडली में किसी भी राशि में हो, चाहे वो मेष में हो, सिंह में हो या धनु में हो, अगर इन अंशों में है तो इसी राशि में जाएगा। यदि इन अंशों के बीच है तो इसी राशि में जाएगा। ये बात मैंने पहले बताई आपको, ये लिखा कि नवांश कुंडली में इन्हीं 4 ग्रहों की राशि में ही ग्रह जाएगा। ये 4 ग्रह शुभ ग्रह कहलाते हैं। शुभ ग्रहों की राशि में ही पुष्कर नवांश होता है। क्रूर एवं अशुभ ग्रहों की राशि में पुष्कर नवांश नहीं होता है। अब हम ये मानते हैं कि कर्क राशि में या वृश्चिक राशि में या मीन राशि में कोई भी ग्रह, एक ग्रह हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी ग्रह यदि 0 से 3 20 के बीच में 3 अंश 20 कला, ये पहला नवांश है। एक नवांश 3 अंश 20 कला का ही होता है। 9 नवांश होते हैं तो 9 × 3 20 करेंगे तो 30 अंश आ जाएगा। एक राशि 30 अंश की होती है, तो ये पहला नवांश है। तो अगर 0 से 3 अंश 20 कला के बीच कोई भी ग्रह कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में स्थित है तो वो ग्रह नवांश कुंडली में कर्क राशि में ही जाएगा, और ये पुष्कर नवांश भी है और वर्गोत्तम नवांश भी है। फिर यदि कोई ग्रह इन 3 राशियों में से किसी भी राशि में होगा, इन अंशों में 6 अंश 40 कला से लेकर 10 अंश के बीच में, तो वो ग्रह किसी भी राशि में होगा, वो ग्रह कन्या राशि में ही जाएगा नवांश कुंडली में। कन्या राशि बुध की राशि है, बुध की उच्च राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। तो ये पुष्कर नवांश। तो इस तरह से
अग्नि तत्व की ये 3 राशियां हैं, इनमें ये 2 पार्ट ऐसे हैं, 20 अंश से 23-20 तक, फिर 26 अंश से 30 अंश तक। यानी ये 7वां नवांश हुआ, ये 9वां नवांश हुआ। पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वृष, कन्या, मकर। इनमें तीसरा नवांश और 5वां नवांश ये पुष्कर नवांश कहलाते हैं, और इनमें जो 5वां नवांश है वो वर्गोत्तम नवांश भी कहलाता है। वायु तत्व की राशियां हैं मिथुन, तुला, कुंभ। इनमें 6वां नवांश जिसके अंश ये हैं और 8वां नवांश जिसके अंश ये हैं। इन अंशों में कोई स्थित है तो वो भी पुष्कर नवांश में स्थित है। जल तत्व की राशियों में कर्क, वृश्चिक, मीन, इन तीनों राशियों में तीसरा नवांश और पहला नवांश ये पुष्कर नवांश कहलाता है। इनमें जो तीसरा नवांश है वो वर्गोत्तम नवांश भी कहलाता है। तो इन पुष्कर नवांशों में स्थित ग्रह अपने कारकत्व से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम देता है, और बस उसे लग्न कुंडली के 6, 8, 12 भाव की राशि में स्थित नहीं होना चाहिए। अब ये जो नवांश है आप यहां देखेंगे तो 1 से लेकर 9 नवांश तक है, लेकिन इनमें दूसरा नवांश और चौथा नवांश नहीं है, क्योंकि वो कभी भी पुष्कर नवांश नहीं होता है। तो दूसरा नवांश यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, चौथा नवांश यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। पहला नवांश है, तीसरा है, 5वां है, फिर 6ठा भी है, 7वां है, 8वां है, 9वां नवांश, लेकिन दूसरा नवांश नहीं है, चौथा नवांश नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा इस वीडियो को आप देख सकते हैं, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। कोई पुस्तक भी आप पढ़ते हैं या मैं पढ़ता हूं तो जो पहली बार पढ़ा, जो अर्थ समझ में आया, दोबारा मैं जब पढ़ता हूं तो उसके कुछ नए अर्थ समझ में आते हैं। तो जो नए लोग सीख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि पहली बार में सब कुछ आपके समझ में आ जाए। तो आप सभी लोगों को नमस्कार।